चलिए तो अभी डिस्कशन करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास के बारे में। जैसे यहाँ पे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कैल्शियम चैनल्स जो होती है, ये जो कैल्शियम चैनल्स को ये ब्लॉक करती है। तो ये जो कैल्शियम चैनल्स होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। एक यहाँ पे मेजर बात कीजिए तो एल टाइप की होती है, एक होती है टी टाइप की और एक होती है एन टाइप की। एल टाइप के जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग करंट। टी टाइप की दैट इज़ ट्रांजिएंट करंट, और एन नाम हुए न्यूरोनल टाइप की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से। जो हार्ट के ऊपर जो मेनली जो कैल्शियम चैनल्स होती है वो एल टाइप और टी टाइप की होती है। एल टाइप की होती है लॉन्ग लास्टिंग, तो इनएक्टिवेशन रेट स्लो होता है, ट्रांजिएंट करंट का इनएक्टिवेशन रेट फास्ट होता है। तो हार्ट के ऊपर ये दोनों टाइप की होती है। और मेन जो यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो जो ड्रग्स के बारे में, वो मेनली ब्लॉक करती है ये एल टाइप की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेनली कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स के ऊपर भी होती है, और एक कंडक्टिव टिश्यूज़ जैसे नोड और एवी नोड के ऊपर भी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूरोनल टाइप की भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है। ये भी न्यूरॉन्स में इन्वॉल्व होती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। और एक जो दूसरी होती है वो टी टाइप की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है, जो भी थैलेमिक टिश्यूज़ में के अंदर भी होती है, जिसके ऊपर भी काम करने वाली कुछ ड्रग्स हैं जो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखेंगे। जैसे बात की लिए इथोसक्सीमाइड और फ्लूनारेजिन। तो ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं ये भी जैसे और चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उसी प्रकार से काम करते हैं। ये हम चैनल का स्टेट देख रहे हैं कि चैनल्स जो होती हैं वो किस स्टेट में होती है। तो जो सबसे पहले स्टेट होता है वो होता है एक्टिवेटेड स्टेट। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्टिवेटेड स्टेट में चैनल है। ये लगभग सभी चैनल के लिए बराबर की तरह ही होता है। एक्टिवेटेड स्टेज में जाने के बाद चैनल जाती है इनएक्टिवेटेड स्टेट में, और इनएक्टिवेटेड स्टेट में जाने के बाद चैनल जाती है रेस्टिंग स्टेज में। ये स्टेजेस डिसाइड करते हैं इसके अंदर आए हुए गेट्स। यहाँ पे दो गेट है, ये एक गेट है और एक इंटरनल गेट भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये दोनों गेट बारी बारी से खुलते हैं और बंद होते हैं, और जिसके ऊपर से ये स्टेज डिसाइड होते हैं। एक्टिवेटेड स्टेट में दोनों गेट ओपन होते हैं, इनएक्टिवेटेड स्टेट में जो बाहर का गेट है ये बंद होता है, और रेस्टिंग फेज में इनर गेट बंद होता है। तो इसी प्रकार से ये तीनों स्टेट में होता है, पहले एक्टिवेटेड स्टेज, फिर इनएक्टिवेटेड स्टेज और फिर रेस्टिंग स्टेज। तो चैनल को हमेशा एक्टिवेटेड स्टेज में जाने के लिए पहले इनएक्टिवेटेड स्टेज में से रेस्टिंग में जाना पड़ेगा, और रेस्टिंग में से ही एक्टिवेटेड में जा सकती है। डायरेक्टली चैनल इनएक्टिवेटेड से एक्टिवेटेड स्टेज में नहीं जा सकती। तो हमारी जो ड्रग्स हैं, जो भी चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स होती हैं जनरलाइज, यहाँ पे स्पेशली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये स्टेज में ब्लॉक करती है, इनएक्टिवेटेड टू रेस्टिंग स्टेज में ब्लॉक करती है, जिससे क्या होता है ये जो रिकवरी होती है रेस्टिंग स्टेज में ये डिले हो जाती है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेनली ये स्टेज में ब्लॉक करती है। यहाँ पे लिखा है वेरापामिल, डिल्टीएज़म, हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो रिकवरी है उसकी रेस्टिंग स्टेज में जाने की वो डिले हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और इस प्रकार से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर काम करते हैं। नाम देख लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के। तो अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के मेजर डिवीज़न किए जाए तो मेजर दो डिवीज़न है। उसमें भी अगर डिवीज़न किए जाए तो तीन डिवीज़न होते हैं उसके नेचर के हिसाब से। तो पहले जो है वो डाइफिनाइल अल्किलिलेमाइंस है, जिसमें जो ड्रग का नाम है वो है वेरापामिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। बेंजोथाइजिपीन्स दूसरा ग्रुप है जिसमें नाम है डिल्टीएज़म, और जो तीसरा है जिसे DHPs भी कहा जाता है शॉर्ट में, दैट इज़ डाईहाइड्रोपिरिडिन्स, और जिसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। मोस्टली ये डाईहाइड्रोपिरिडिन्स डिपिन से एंड होती है, जैसे निफेडिपिन, इसराडिपिन, निकाडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन। सो डिपिन से एंड होने वाली दवाइयाँ हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं, काफ़ी सारी कार्डियक कंडीशंस में ये यूज़ होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वेरापामिल और डिल्टीएज़म भी इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस है, ये भी कुछ कंडीशंस में यूज़ होती है। तो अगर आप डिटेल में जाएंगे, हम लोग अब मैकेनिज़्म के अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे पता लगेगा ड्रग्स के बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट मोलिक्यूल है किसी भी मसल टिश्यू को कंट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग तीन टिश्यू की बात कर रहे हैं। एक है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स कि जिसकी डायलेट और कंट्रैक्ट होने से, स्पेशली कैल्शियम से कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है।
एक होता है कंडक्टिव टिश्यू ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर इम्पल्स जनरेशन और इम्पल्स ट्रांसमिशंस के लिए भी जो कंडक्टिव टिश्यूज़ है उसमें भी जो एक्शन पोटेंशियल उसका होता है, वो एक्शन पोटेंशियल के अंदर भी कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरे होते हैं कंट्रैक्टाइल मसल टिश्यू। ये कंट्रैक्टाइल मसल टिश्यू के एक्शन पोटेंशियल भी अलग होते हैं और इसके अंदर भी कैल्शियम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो पहले देखते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में। जो हमने बात की कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स में कैल्शियम का क्या रोल है। हमने बात की जनरलाइज की स्मूथ मसल्स में जब भी कैल्शियम की एंट्री होती है तब ये स्मूथ मसल इवेंचुअली कंट्रैक्ट होते हैं एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन से। जो सेम चीज़ थी नाइट्रेट्स में भी हमने देखी थी कि नाइट्रेट्स में भी इवेंचुअली क्या होता है कि स्मूथ मसल नाइट्रेट्स डायलेट करता है, लेकिन जो मैकेनिज्म थी समवॉट सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लोग ने नाइट्रेट्स देखा था कि नाइट्रेट्स नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ करता है और साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ाता है। वो दो तरह से काम करता है, एक तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है और जो मायोसिन लाइट चेन का जो फॉस्फोराइलेशन है वो ब्लॉक करता है, और जिससे एक्टिन मायोसिन का कपलिंग नहीं हो सकता और कंट्रैक्शन नहीं होगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यहाँ से काम करता है। ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं उसको ये ब्लॉक कर देगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, उसको रेस्टिंग स्टेज में नहीं लाने देगा, इनएक्टिवेटेड स्टेज में ज़्यादा टाइम पे रखेगा, जिससे कैल्शियम अंदर नहीं आ पाएगा। कैल्शियम अंदर नहीं आ पाएगा तो स्टोर्ड कैल्शियम रिलीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टोर्ड कैल्शियम को रिलीज़ होने के लिए भी बाहर से कैल्शियम का थोड़ा बहुत आना ज़रूरी है, जिससे कैल्शियम कालमोड्यूलिन का कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज का डीफॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाएगा, और जिससे एक्टिन मायोसिन का जो कपलिंग प्रोसेस है, कंट्रैक्शन प्रोसेस है, वो बंद हो जाएगा। सो इसी तरह से ये थोड़ा मोलिकुलर लेवल पे हमने समझा कि किस प्रकार से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को बंद करने से कंट्रैक्शन नहीं होगा एंड इवेंचुअली विल गेट स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन। तो स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होगा तो जिससे ब्लड प्रेशर फॉल होगा और वाजोडाइलेटेशंस होगा। दूसरा, जैसे हमने बात की थी कि कैल्शियम का रोल है हार्ट टिश्यूज़ के अंदर भी है, उसमें भी हमने बात की थी कि दो टिश्यूज़ हैं, एक तो नोडल टिश्यूज़ हैं और एक मसल टिश्यूज़ हैं। दोनों के अंदर कैल्शियम का रोल है। जैसे यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की बात की एसए नोड और एबी नोड में, नोडल टिश्यूज़ में, तो वहाँ पे कैल्शियम का रोल है ये फेज़ 0 के अंदर। तो ये कैल्शियम के डिपेंडेंट है। अगर ये बंद हो जाएगा तो जो एक्शन पोटेंशियल है उसका थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा। एंड सेम वे यहाँ पे मसल टिश्यूज़ के अंदर जो कैल्शियम का रोल है ये फेज़ 2 के अंदर यहाँ पे कैल्शियम का रोल है, जो भी मसल की कंट्रैक्टिलिटी के ऊपर इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालेगा और जिससे वो कम होगा। तो अब हम बात करें कि ये जो मैकेनिज़्म देखी, मैकेनिज़्म से हमें दो मेजर क्लास ऑफ ड्रग्स मिलते हैं। वैसे तो हमने 3 क्लास देखे थे, लेकिन अगर एक मेजर क्लास देखें तो वो है कि स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करता है और वाजोडाइलेशंस करता है, जिसे हम लोग डाईहाइड्रोपिरिडिन्स बोलते थे। और इसके अलावा जो दो थे वो दो को हम लोग नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन्स भी बोलते हैं, जनरली कंबाइंड, कि जो मेनली हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और जिससे हार्ट रेट कम होगा। तो दो टाइप के अगर हम मैकेनिज़्म से ऊपर डिसाइड करें तो जनरलाइज मैकेनिज़्म के ऊपर से जो कैल्शियम की एंट्री बंद करते हैं सेल के अंदर, जिससे डाईहाइड्रोपिरिडिन्स और नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन्स मेजरली दो क्लास पढ़ते हैं। डाईहाइड्रोपिरिडिन पेरिफेरल ब्लड वेसल के ऊपर काम करते हैं, जबकि नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन हार्ट के ऊपर काम करते हैं। ये वाजोडाइलेशन करके बीपी कम करते हैं, ये हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम करके हार्ट रेट कम करने का काम करता है। जो डाईहाइड्रोपिरिडिन है उसकी ड्रग का नाम डिपीन से एंड होता है, एम्लोडिपिन, फैलोडिपिन, निफेडिपिन, जबकि यहाँ पे वेरापामिल और डिल्टिएजम दो ड्रग्स हैं। डाईहाइड्रोपिरिडिन से मेनली हार्ट रेट पर यूजुअली कोई इफेक्ट नहीं होता है, पर याद रखिए कई बार सडन वाजोडाइलेशन होने से, सडन वाजोडाइलेशन होने से या फिर सडन ब्लड प्रेशर फॉल होने से रिफ्लेक्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और जिससे कई बार रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है। अब ऐसी ड्रग कम बनती है लेकिन फिर भी रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया का खतरा यहाँ पे रहता है, जबकि ये ड्रग्स हैं जो ऑब्वियसली हार्ट रेट कम करती है उसकी नोडल टिश्यूज़ के ऊपर और मसल टिश्यूज़ की पर काम करके। मेन प्राइमरी साइड इफ़ेक्ट्स देखिए तो ये जो वाजोडाइलेटरी ड्रग्स हैं, बिकॉज ऑफ वाजोडाइलेशन होता है और प्री कैपिलरी वाजोडाइलेशन होने से पैरों के अंदर आपको सूजन आ जाती है, ईडिमा हो जाता है। तो एंकल ईडिमा एक इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन है डाईहाइड्रोपिरिडिन ग्रुप का, जबकि नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन ग्रुप का जो मेन एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो ब्रैडीकार्डिया। आपको हार्ट रेट के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, इसीलिए यहाँ पे हार्ट बंद होने का भी खतरा रहता है। तो ये दो मेजर एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, डिटेल में देखते हैं उनके बारे में।
तो जैसे हमने बात की, ये है वेरापामिल और डिल्टीएज़म, और ये है निफेडिपिन, जिसे हम लोग डाईहाइड्रोपिरिडिन्स भी कहते हैं। जैसे हमने बात की थी कि ये जो डाईहाइड्रोपिरिडिन है ये चैनल को बहुत अच्छे से ब्लॉक करते हैं, और जिससे क्या होता है कि जिससे मेनली वेस्कुलर रिलैक्सेशन बहुत अच्छा होता है, और कई बार रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया उससे होता है। जबकि वेरापामिन और डिल्टीएज़म में वेस्कुलर उतनी इफेक्ट नहीं है, जिससे मेनली हार्ट रेट कम होता है। ये जो ड्रग्स हैं ऑब्वियसली अगर वाजोडाइलेशन होता है तो हाइपरटेंशन के अंदर ये ज़्यादा यूज़फुल है, और अंजाइना के अंदर यूज़फुल है। स्पेशली जो वाजोस्पेस्टिक एंजाइना होते हैं उसमें ये यूज़फुल है, जिसमें वाजोडाइलेशन करता है, हार्ट के ऊपर भी वर्कलोड कम करेगा। ये अंजाइना पे यूज़फुल है हार्ट रेट कम करके, हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम करके, और काफ़ी सारे एरिथमियास के ऊपर जिसमें टैकी एरिथमियास हो जाता है, तो वो हार्ट रेट कम करने के लिए ये ड्रग्स, कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स हैं, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के क्या एडवांटेज हैं ओवर द अदर ग्रुप ऑफ ड्रग्स? ये अब इन जनरल बात हो रही है कि स्पेशली अगर हम हाइपरटेंशन में यूज़ होने वाली 4 दवाइयों की बात करें, एक हो गया ACE इनहिबिटर्स, दूसरा हो गया बीटा ब्लॉकर्स, तीसरा हो गया ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और चौथा हो गया डायूरेटिक्स। ये 4 फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस हैं हाइपरटेंशन या फिर मोस्ट ऑफ द कार्डियक कंडीशंस में यूज़ होने वाली। तो अगर उनमें से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों ये तीनों की कंपैरिजन में इफ़ेक्टिव है, कौन कौन से एरियाज़ में अगर हमें चूज़ करना है, तो ये एडवांटेजेस के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कशंस किया है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हीमोडाइनेमिक ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, फिजिकल वर्क कैपेसिटी अफेक्ट नहीं होती है, जो एक्चुअली अफेक्ट होती है बीटा ब्लॉकर्स से। तो एक्चुअली बीटा ब्लॉकर्स इसीलिए लास्ट रिजॉर्ट में रखा जाता है, बीटा ब्लॉकर्स कम से कम यूज़ हो, अभी ऐसा है स्पेशली कुछ कंडीशंस में। बीटा ब्लॉकर्स से ऑब्वियसली सिडेशन होता था, ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेट करता होता था, यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहता है। कुछ कुछ होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो CNS पेनिट्रेट करती है, स्पेसिफिक इंडिकेशंस में दी जाती है, अदरवाइज ज़्यादा कुछ CNS डिप्रेशन का खतरा नहीं है। और नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को जैसे हमने बात की थी अस्थमा या फिर वाजोस्पेस्टिक एंजाइना या फिर PVD पेशेंट्स में नहीं दी जाती थी, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के नहीं हैं। रीनल परफ्यूजन भी इम्पेयर नहीं करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन भी नहीं करते हैं जो मेनली बीटा ब्लॉकर्स से होता था। बीटा ब्लॉकर्स से मेटाबॉलिक फंक्शन भी ऑल्टरेशन होता था, जिसमें लिपिड प्रोफाइल ऑल्टरेशंस, डायूरेटिक्स से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना, ये सब डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स से होता था। ये सब चीज़ें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से नहीं होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ही कम इम्पैक्ट होता है, और फीटल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी नहीं है अगर प्रेगनेंसी में दी जाए तो। प्रेगनेंसी में अगर हम लोग ACE इनहिबिटर स्पेसिफिकली और डायूरेटिक्स अगर देते हैं तो फीटल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, तो एक प्रेगनेंसी कंट्राइंडिकेटेड है। ACE इनहिबिटर्स और डायूरेटिक्स में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते वक्त कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशंस करते हैं, तो यूट्राइन कंट्रैक्शंस को भी वीकन करते हैं, तो इसीलिए लेबर के टाइम पे ना दें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं? जैसे हम बात करते हैं वेरापामिल और डिल्टीएज़म के पहले, तो ये जो ड्रग्स हैं जो कार्डियक टिश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा काम करती है। कार्डियक टिश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा काम करने से जो मेन चीज़ रहती है वो है हार्ट रेट कम होना। तो इसके ऊपर जैसे हमने बात की थी कि आपको हार्ट रेट के ऊपर वॉच रखना ज़रूरी है। तो ब्रेडिकार्डिया एक इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ये ड्रग का। वेरापामिल के अंदर थोड़ा कॉन्स्टिपेशन और नोजिया भी एडिशनल रहता है। तो आप AV ब्लॉक वाले पेशेंट में तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट करें, ऑलरेडी जिसका हार्ट रेट में तकलीफ है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट करें। साथ में ऐसी ड्रग्स हैं कि जो ऑलरेडी हार्ट रेट कम करती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट कम करती है, तो उसके साथ ऐसी कार्डियक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स तो ना ही दे, अदरवाइज बहुत ही हार्ट रेट कम हो जाएगा, AV ब्लॉक भी हो सकता है। डिकॉक्सिन जैसी ड्रग की टॉक्सिसिटी ये बढ़ाती है, और जैसे हमने बात की कि कार्डियो डिप्रेशन ड्रग्स के साथ तो ना ही दे। तो ये ऑलमोस्ट वेरापामिल और डिल्टीएज़म के अच्छे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है। जो मेन आपको याद रखने हैं वो है ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम होना, और कोई कार्डियो डिप्रेशन ड्रग्स जैसी बीटा ब्लॉकर्स के साथ ना देना, डिकॉक्सिन के साथ ना देना, और इसकी एक स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है कॉन्स्टिपेशन। जबकि निफेडिन डाईहाइड्रोपिरिडिन्स की बात करते हैं, निफेडिपिन ये वाजोडाइलेटरी मेडिकेशंस हैं, तो वाजोडाइलेशन होने से फ्लशिंग होना, पल्पिटेशन होना बहुत ही आम बात है, हाइपोटेंशन होना, हेडेक होना,
जो हो सकता है, जिसको आप काउंटर कर सकते हैं लॉन्गर एक्टिंग या फिर सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन देने से। तो धीरे 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 ब्लड प्रेशर कम होगा, सडन कम नहीं होगा, तो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया कम होगा। बहुत ही एक स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन निफेडिपिन के साथ जुड़ी हुई है, वो है एंकल एडिमा। जैसे हमने बात की थी कि प्री कैपिलरी ब्लड वेसल्स का डायलेटेशन होने से ये एंकल एडिमा होता है और काफ़ी सारे पेशेंट्स में ये देखा गया है। निफेडिपिन पहले यूज़ करते थे तो वो सडन वाजो डायलेशन करती थी, तो जिससे अंजाइना के अटैक बढ़ जाते थे। ये डाइहाइड्रोपिरिडिन और भी स्मूथ मसल्स के डायलेशंस करते हैं, तो ब्लैडर के मसल्स का भी रिलैक्सेशंस करते हैं। तो इसीलिए ऑलरेडी जिसको यूरिन रिटेंशन की तकलीफ है, ऑलरेडी जिसको यूरिन पास नहीं हो रहा है, उनमें तकलीफ बढ़ जाएगी। सो एल्डरली मेल्स में ये तकलीफ बढ़ाती है। बिकॉज ये स्मूथ मसल रिलैक्स करती है, तो जो हमारे गैस्ट्रिक स्फिंक्टर्स हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, उसको भी रिलैक्स करेगी और जिससे GERD वाले पेशेंट्स को और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कुछ केसेस आए हैं जिसमें ये डायबिटीज़ हैम्पर करता है, लेकिन कुछ ही केसेस है, ये रेयर है, ठीक है। सो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो मेन एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो है एंकल एडिमा, लो ब्लड प्रेशर जिससे पाल्पिटेशन और टेकिकार्डिया होना, और बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ अदर स्मूथ मसल्स, ये है उसकी इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ये है टिपिकल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ निफेडिपिन। जैसे हमने बात की थी, प्री कैपिलरी वासोडाइलेशन होने से आपको एंकल एडिमा हो सकता है। अब कुछ ड्रग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पिक्यूलियर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, एंड देन आफ्टर विल फिनिश विद दिस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो निफेडिपिन प्रोटोटाइप ड्रग है डाइहाइड्रोपिरिडिन की, जिससे रैपिड ब्लड प्रेशर कम होता था और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में, जिससे क्या होता था कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत फॉल हो जाता था, जिससे रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक सिमुलेशन और टैकिकार्डिया होने का खतरा रहता था। तो वो अब ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। यूज़ होती है तो निफेडिपिन की सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन, जो धीरे 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 काम करे। इसकी कार्डियक टिश्यूज़ के ऊपर या फिर नोडल टिश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दी गई है एक साथ में, और अगर जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है उसकी लॉन्गेटिविटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एम्लोडिपिन है जिसका एलिमिनेशन टी हाफ बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए अभी एम्लोडिपिन, अगर कोई कार्डियक पेशेंट्स हैं आपके घर में, रिलेटिव हैं, या फिर आप पेशेंट्स को वार्ड में देख रहे हैं, तो अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें एम्लोडिपिन चल रही होंगी, क्योंकि एम्लोडिपिन बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं, बायोएबिलिटी भी उसकी बहुत अच्छी है और लॉन्गर टाइम के लिए उसका इफेक्ट रहता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम रहता है, पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ता है। एस एम्लोडिपिन भी अवेलेबल है, जो हाफ ऑफ द एम्लोडिपिन के डोज में यूज़फुल है और जिससे एंकल एडिमा कम होता है। दूसरी एक ड्रग है, ये सब नीट के क्वेश्चंस हैं। नीट में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिस पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होते हैं, जैसे नाइट्रेनडिपिन करके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो रिलीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड करवाती है और जिससे एडिशनल वासोडाइलेटरी एक्शन मिलती है। लेसिडिपिन है जिसका वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है। सिल्निडिपिन है, एक नई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आई है जो एन टाइप के कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करती है एल टाइप के साथ, जनरली जिससे कोई रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया नहीं होता है और एंजाइना और हाइपरटेंशन में हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। निमोडिपिन है, ये शॉर्टर एक्टिंग डाइहाइड्रोपिरिडिन डेवलप हुई है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर सकती है उसकी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से, जिससे ये सेरेब्रल वास्कुलेचर को रिलैक्स करती है। तो सब एरेक्नोइड हेमरेज और रप्चर्ड इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म के केस में ये अप्रूव्ड है। तो ये स्पेसिफिक इसका यूज़ है। ये नीट में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर CNS एबनॉर्मलिटी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है, तो निमोडिपिन एक नई ड्रग है। फिर है निकार्डिपिन, ये भी हाईली वेस्कुलो सिलेक्टिव है, वाटर सॉल्यूबल है और एक्वस सॉल्यूशन होने की वजह से IV हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में ये निकार्डिपिन को यूज़ किया जाता है। लिकार्डिपिन और बेनिडिपिन है, ये लॉन्गर एक्टिंग डाइहाइड्रोपिरिडिन है और हाइपरटेंशन और एंजाइना में यूज़फुल है। क्या यूज़ होते हैं इन जनरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के? जैसे हमने बात की एंजाइना में तो यूज़फुल ही है। हमारे पास मेनली जो ड्रग्स हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दो टाइप की है, जो हार्ट रेट कम करती है, हार्ट का लोड कम करती है, ऑक्सीजन डिमांड कम करती है। तो बीटा ब्लॉकर के साथ साथ ऐसी ड्रग्स यूज़ की जाती है, सेम क्लास की, साथ में नहीं यूज़ करते बीटा ब्लॉकर के साथ में नहीं, लेकिन सेम क्लास की सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ड्रग यूज़फुल है। इधर बीटा ब्लॉकर यूज़ करे, इधर ये यूज़ करे। और
दूसरी ड्रग्स हैं निफेडिपिन डायहाइड्रोपिरिडिन ग्रुप की ड्रग, लॉन्गर एक्टिंग, जो वासोडाइलेशन है और वो भी हार्ट का लोड घटाती है आफ्टर लोड, जो भी यूज़फुल है। लेकिन सीवियर कंडीशन है तो हम लोग नाइट्रेट्स ही यूज़ करेंगे। अगर नाइट्रेट्स नहीं यूज़ कर सकते तो, या फिर नाइट्रेट से एक्शन नहीं आती, तो एड ऑन की तरह हम लोग ये डायहाइड्रोपिरिडिन्स यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत ही यूज़फुल है। एम्लोडिपिन स्पेशली, जैसे हमने बात की कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिस्पांस देती है, और कंपेरेटिव टू ए, बी और डी और जो ग्रुप है हाइपरटेंशन में, उसकी कंपैरिजन में इसके रिजल्ट्स और एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी है। फिर हो गया कार्डियक एरिथमिया। हमने बात की कि टैकी एरिथमियाज यूजुअली जो होते हैं एबनॉर्मल रिदम होते हैं, तो उसमें ये कम करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं, स्पेशली कार्डियक कैल्शियम चैनल जो नोडल टिश्यू पे काम करते हैं, वेरापेमिरोल, डिल्टिएज़म। प्री मैच्योर लेबर में जैसे हमने बात की कि निफेडिपिन देने से जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाते हैं, तो प्री मैच्योर लेबर में ये बेनिफिशियल चीज़ है। पेशेंट को टर्शरी सेंटर से बाहर निकालने में हेल्प मिलेगा, प्राइमरी सेंटर से बाहर निकालने में हेल्प मिलेगा, और पेशेंट और बेबी का लाइफ हम सेव कर सकते हैं। नॉक्चुरनल लेग क्रैम्प्स के अंदर वेरापामिल का एक एडिशनल यूज़ आया है, ये भी नीट में पूछते हैं, मेमोराइजेशन वाला पॉइंट है। और रेनॉल्ड्स एपिसोड एक ऐसी चीज़ है कि जो फिंगर्स होती हैं पेशेंट की, उसमें वाजोस्पैज़म होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोग वाजोडाइलेटरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डायहाइड्रोपिरिडिन यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में जानकारी। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारी चैनल पे हमने सब लेक्चर्स बना रखे हैं, स्पेशली फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स भी हम बना रखे हैं। तो और कोई लेक्चर आपको जानना हो, डिफ़िकल्टी हो, तो बताइए, हम लोग अब वो लेक्चर पुट ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।